हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में भी बात करी थी और नॉर्मल रिजर्व्स के बारे में। आज हम किसकी बात करेंगे? फिक्टिशियस एसेट्स की। इधर आ रहा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका क्या ट्रीटमेंट होगा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ पर? पहले तो ये समझने के लिए हमें समझना तो क्या एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा। बट इसको पहले बाद में समझे, पहले हम इसका मतलब तो समझे ये है क्या। तो पहले मुझे ये बताओ, कोई भी एंट्री हो बैलेंस शीट को कैसे टैली कराती है? कोई भी एक्सपेंस की एंट्री, मान लो आपने सैलरी पे करी, आप एंट्री क्या करते हो? सैलरी टू बैंक, और फिर उस सैलरी को कहाँ भेज देते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में या P&L में। तो आपकी बैलेंस शीट कैसे टैली होती है? अब मान लो साल भर में कोई भी कस्टमर मेरे पास आया नहीं और मुझे क्या हुआ, ये सैलरी पे करनी पड़ी, जिस वजह से मुझे क्या हो गया, लॉस। तो P&L में क्या आएगा? टू सैलरी से। ये सैलरी कितने की थी? 10,000 की। तो P&L में लॉस कितने का आएगा? 10,000 का। अब बताओ बैलेंस शीट कैसे टैली होगी? इधर से क्या कम? बैंक विल गेट रिड्यूस्ड बाय ₹10,000 और लॉस विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ कैपिटल। तो इधर से क्या कम हो जाएगी? कैपिटल। तो लाइबिलिटी साइड में से कैपिटल कम हो जाएगी और इधर से बैंक। और ये इस सैलरी का ट्रीटमेंट आया। A to Z एक्सपेंस इसी तरह से इम्पैक्ट करेंगे बैलेंस शीट को। कोई भी एक्सपेंस विच हैज़ बीन पेड इन कैश, जो किस में पे किया आपने? कैश में। आउटस्टैंडिंग नहीं है मतलब। तो क्या होगा? असेट साइड से कैश या बैंक कम हो जाएगा और वो एक्सपेंस P&L में जाएगा और P&L किसको कम करेगा? कैपिटल को। तो A to Z एक्सपेंस का बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इफ़ दे हैव बीन पेड इन कैश। लाइबिलिटी साइड में क्या होगा? कैपिटल कम और एसेट साइड में बैंक। अगर ये आउटस्टैंडिंग रह जाता तब क्या होता? तब आप एंट्री क्या करते? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। फाइनल अकाउंट में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको 11th-12th का आता होगा। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तब आप क्या करते? P&L में स्टिल सैलरी तो चार्ज करते ही ना, नहीं भी पे की तो भी तो चार्ज करते। तब बैलेंस शीट में कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? कैपिटल तो कम होगी, बट इधर से बैंक कम नहीं होगा। बैंक विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज नो पेमेंट हैज़ बीन मेड। तो इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? लाइबिलिटी साइड में ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आने लग जाएगा। तो एक बात तो बच्चों तो है कि जैसे ही आप उस एक्सपेंस को P&L में भेजोगे, जैसे ही आप एक्सपेंस को कहाँ भेजोगे? P&L में, तो हमारा प्रॉफिट कम होगा और प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल कम होगी। हाँ, अब ये ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल कम ही हो, क्योंकि आपकी और इनकम है तो उसने प्रॉफिट को क्या कर दिया? कम कर दिया। अब यहाँ तो मैं एक कह रहा हूँ कि और कुछ हुआ ही नहीं, एक्चुअल में तो फीस भी आएगी, लेकिन प्रॉफिट क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा सैलरी की वजह से। ठीक है, तो अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है, एक एक्सपेंस ही है, तो बैलेंस शीट कैसे टैली होगी? ये श्योर है कैपिटल कम होगी, ये श्योर है कि क्या होगा? कैपिटल कम। अब दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कैश में पे कर दिया तो कैश, और नहीं पे किया तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो एक्सपेंस की वजह से क्या होता है? एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट पक्का क्या होता है? कम होता है। अब मेरा इनिशियल ईयर है, स्टार्टिंग का ईयर है, बताओ एडवर्टीजमेंट कब करनी पड़ेगी? स्टार्टिंग में या जब बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाए तब? इनिशियल सालों में ही करनी पड़ेगी। आप लोग समर्थ कैसे आए बताओ? आपने ऐड देखी हमारी? नहीं, हमने कोई करी ही नहीं ऐड। लेकिन स्टार्टिंग के सालों में मुझे क्या करनी पड़ती थी? ह्यूज एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती थी, तो भी बच्चे नहीं आते थे। ठीक है, तो मुझे क्या इनिशियल ईयर में क्या करनी पड़ती थी? एडवर्टीजमेंट। और उस समय रेवेन्यू इतना था नहीं। ठीक है, अब क्या है? अब आप लोग जानते हो ऑलरेडी किसी ये करनी है तो कहाँ एक ऑप्शन हमारे पास क्या है? समर्थ भी है। लेकिन अब पढ़ो ना पढ़ो वो अलग बात है, लेकिन पक्का सभी बच्चों को ये तो पक्का पता है कि सीए जो करने वाला है उनको कि समर्थ में भी सीए पढ़ाई जाती है। तो इसलिए मुझे अलग से ऐड, देखो ऐड करने से कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता, लेकिन ऐड करने से क्या होता है? सामने वाले के माइंड में क्या आ जाता है? ऑप्शन आ जाता है कि हाँ, इसको भी एक्सप्लोर किया, इसको भी चेक किया जा सकता है। तो अब ऐसा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चा 12th पास होता है ना,
वो पक्का पक्का ये तो जानता ही है कि समर्थ में क्या है, सीए पढ़ाते हैं। अब वो ज्वाइन करे या ना करे वो आगे की बात है, तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड करने से बच्चा वैसे भी ज्वाइन नहीं करता, ऐड करने से तो सिर्फ क्या होता है, पब्लिक जानने लग जाती है। अब आप में बाद में आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तब क्या होगा, परचेज करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐड कर दी तो पक्का आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सेल। ऐड करने से सिर्फ लोगों को हम अवेयर करते हैं कि यस हम भी है, ठीक है। तो अब मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी लोगों को पता है कि 12th के बाद क्या है, समर्थ वाले भी क्या करवाते हैं, सीए करवाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के सालों में क्या होता था, लोगों को बताना तो पड़ेगा ना, इसलिए मुझे एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ती थी। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, एडवर्टीज़मेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मान लो मैंने एडवर्टीज़मेंट कर दी 1 लाख, ठीक है। न्यूज़पेपर में आधे पेज की ऐड के आजकल कितने रुपए लग जाते हैं, 1 लाख रुपए, ठीक है। और इतना रेवेन्यू शुरू के सालों में था नहीं, तो फीस इतनी आती नहीं थी, तो मेरा P&L में क्या आता था, लॉस। तो इस एडवर्टीज़मेंट को मैंने क्या सोचा कि मैं ओवर द पीरियड P&L में राइट ऑफ करूँगा धीरे 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 धीरे। हालांकि ये करना क्या है, गलत है। मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले जब चैप्टर कराऊंगा थ्योरी में, उस समय बताऊंगा कि ये कोई असेट नहीं है। लेकिन मैंने अभी इसको डरते हुए P&L में भेजा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा रेवेन्यू कम है, रेवेन्यू मतलब मेरी फीस कम है, और मेरे P&L में अननेसेसरी क्या आएंगे, लॉसेज आएंगे। तो मैं अपने P&L को हेल्दी शो करने के लिए मैं इसको कहाँ नहीं भेजता, P&L में। तो मैंने फर्स्ट एंट्री तो कर दी, बट सेकंड एंट्री नहीं कर रहा। मैं कौन सी एंट्री कर ही नहीं रहा, कहाँ गई ये रही। मैं कौन सी एंट्री कर ही नहीं रहा, ये वाली एंट्री ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि P&L में एक्सपेंस आएगा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। और प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होने से क्या होगा, नहीं कैपिटल तो कम हो जाएगी, लेकिन प्रॉफिट कम दिखेंगे तो लोग इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। नालायक, पार्टनरशिप में लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी बुलवा लो। प्रॉफिट कम करेंगे तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये ग्राउंड थोड़ी हो सकता है मेरा। बस इमेज ख़राब होती है, नया पार्टनर नहीं आएगा, बैंक से लोन लेना होता है, वो ऑन प्रॉफिट बेच देते हैं, तो इस तरह की बात है। लेकिन लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये कहना तो गलत है ना। पार्टनरशिप में कौन से शेयर होल्डर होते हैं, नालायक। तो अब सुनो, प्रॉफिट कम होगा तो बैंक लोन नहीं देगा, जूते खाने हैं बता दो। अब सुनो, प्रॉफिट कम होंगे तो बैंक क्या नहीं देगा, अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता लगे। तो प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, बैंक लोन और नहीं मिलेगा, ये सब बातें हो सकती है, ठीक है। लेकिन शेयर होल्डर इन्वेस्ट नहीं करते किसमें, पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में तो पार्टनर होते हैं ना। तो अब सुनो, लेकिन मैं अपना प्रॉफिट कम नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने सेकंड एंट्री करी ही नहीं। सेकंड एंट्री नहीं भी करी तो अभी एडवर्टीजमेंट वाला अपने रुपए तो ले गया, तो मेरा इधर से क्या कम हो गया, बैंक। और P&L में मैंने लॉस क्रिएट किया नहीं, तो उधर से क्या नहीं कम हो रही, कैपिटल। तो बैलेंस शीट बराबर कैसे होगी, अगर ये बैलेंस शीट है तो ये वाली साइड तो कम होगी, बैंक। अब कैपिटल कम नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि P&L में चार्ज ही नहीं करूँगा। P&L में चार्ज नहीं करूँगा तो लॉस नहीं आएगा। तो मैं इसलिए यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। मैं यहीं पर ही क्या लिख देता हूँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। श्योर? तो ये आता क्यों है, पहले तो ये बताओ। आपने P&L वाली एंट्री करी नहीं, और सस्पेंस क्यों लिख देते हैं, क्योंकि है तो ये गलत है। सस्पेंस किस चीज़ का इंडिकेशन है, तुम लोगों का इंडिकेशन है ना, गलती का इंडिकेशन है सस्पेंस। तो सस्पेंस किसको डिनोट करता है कि हमने कुछ ना कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही नहीं किया, इसीलिए तो सस्पेंस आता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले में आता था ना, एरर्स वाले में। तो सस्पेंस किसका इंडिकेशन है, बोलो, गलती का। तो इसलिए हम इधर क्या लिख देते हैं, सस्पेंस। सस्पेंस लिखो या ना लिखो, सिंपल सी बात है। मैंने बैंक से एक्सपेंस, बैंक से पेमेंट कर दी, तो बैलेंस शीट कैसे बराबर कराऊंगा। इधर से मैं P&L कम करना नहीं चाहता, कैपिटल कम करना नहीं चाहता, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहीं पर राइट ऑफ को। अब ये बैलेंस शीट किसकी है, ए और बी की। सी आ रहा है, अब सी आ रहा है तो सी क्या बोलेगा, ये कौन सी एसेट है तुम्हारे पास। वो कहेंगे एसेट वेसेट नहीं है, ये तो एक खर्चा है जो हमने क्या नहीं किया, राइट ऑफ नहीं किया P&L में, ये कोई एसेट नहीं है। तो सी कह रहा है कि ये क्या मतलब है, जब रिजर्व्स बांटते हो तो नेगेटिव रिजर्व्स की तरह से ही तो है ये। प्रॉफिट तुम्हारे हैं तो पुराने लॉसेस भी तो तुम्हारे हैं। अब तुम कहते हो कि रिजर्व्स थे, ये क्या थे, पुराने प्रॉफिट्स जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। तो ये भी क्या है, पुराने लॉसेस। तो ये भी तो कौन बेयर करे, ओल्ड पार्टनर। ये भी तो पुराने लॉसेस है, तो वो क्या करे, ओल्ड पार्टनर। पुराने वाले पार्टनर क्या समझाते हैं, सुन बेटा सी, इसकी वजह से फ़ायदा होगा, एडवर्टीजमेंट करिए, उस समय तुम भी पार्टनर हो गए। तो वो कह रहा है उसके गुडविल का हिसाब अलग से कर तो रहे हो, ठीक है, तो इसका अलग से मत करो, ये तो तुम्हारा लॉस है, ये तो तुम बेयर करो। इसकी वजह से गुडविल बनी थी, उसके पैसे तुमने मेरी कैपिटल में से गुडविल के काटे हैं, तो ये तो तुम्हारा क्या होगा, अलग से लॉस होगा। तो ये लॉस तो तुम्हें ही बेयर करना पड़ेगा।
तो ये बियर करेंगे। तो पहले अगर बियर कर रहा होता तो क्या होता, कैपिटल में से कम होता, उस समय नहीं किया था तो अब कर लेंगे। एज कैपिटल, बी इज कैपिटल इन ओल्ड रेशो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इससे ये डेबिट बैलेंस था, एडवर्टीजमेंट का अकाउंट क्या था, डेबिट किया हुआ था ना, वो क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। तो ये एडवर्टीजमेंट का अकाउंट वापस क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और इधर से ये ए और बी कम हो गए। बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताओ बच्चों, इधर से कैपिटल कम और इधर से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिसअपियर हो जाएगा। तो बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, टैली। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट। इनको हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या है, नकली। एसेट है ही नहीं, बस एसेट साइड में लिखा हुआ है। फिक्टिशियस का मतलब क्या है, नकली। नकली का मतलब एसेट नहीं है, बस लग रहा है कि क्या है, एसेट है। लग क्यों रहा है, क्योंकि एसेट साइड में लिखा हुआ है। और एसेट साइड में क्यों लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस है तो यहीं आते हैं। जिन एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं वो यहाँ लिखते हैं। तो ये एसेट नहीं है लेकिन है तो डेबिट बैलेंस, तो यहाँ लिखते हैं। इंटेंजिबल और फिक्टिशियस में डिफरेंस होता है। टेंजिबल और इंटेंजिबल में तो पता ही है। इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट में क्या डिफरेंस होता है, इससे मुझे बेनिफिट्स तो होंगे, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ कि इसको मैं रियलाइज़ नहीं कर सकता। इसको मैं क्या नहीं कर सकता, रियलाइज़। मैं लिख नहीं रहा पूरा, कैन नॉट बी रियलाइज्ड और इट कैन बी रियलाइज्ड। इट कैन बी रियलाइज्ड। रियलाइज़ का मतलब मैं इसको क्या करूँगा, सेल करूँगा। मेरे नाम पेटेंट है, कॉपीराइट है या समर्थ नाम मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, तो बेचूंगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैं कहता हूँ लो मेरे घाटे खरीद लो। मैंने पिछले सालों में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अखबार में ऐड करी थी मैंने पिछले साल, वो तुम ले लो। तुम कहोगे वो तो आ गई ऐड, उसका क्या ले लें हम। तो इसको हम रियलाइज़ नहीं कर सकते, इसको हम क्या कर सकते हैं, रियलाइज़। ठीक है, ये एक्चुअल में कोई एसेट नहीं है और ये एक्चुअल में क्या है, एसेट। पक्का। तो फिक्टिशियस एसेट का ट्रीटमेंट क्या होगा, राइट ऑफ कर देंगे। किस में से बोलो ना, कैपिटल अकाउंट में से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल टू फिक्टिशियस एसेट। और बैलेंस शीट कैसे टैली होगी, देखो बैलेंस शीट में एक साथ इम्पैक्ट पड़ेगा, किसका, रिवैल्यूएशन का, रिजर्व्स का, गुडविल का, लेकिन अभी हम सबको अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। तो इधर से कैपिटल कम और इधर से फिक्टिशियस एसेट कम। श्योर, बोलो। हाँ बच्चों, इलिस्ट्रेशन 3 कर रहे हैं हम। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। ये थर्ड यूनिट का थर्ड इलिस्ट्रेशन है एडमिशन वाली। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 1/1/2020 वाज एज फॉलोस। ए और बी पार्टनर्स है, रेशो क्या है बच्चों इनका, 3:2। ए और बी यहाँ पार्टनर है और रेशो क्या है, 3:2। सी वाज एडमिटेड टू द फर्म फ्रॉम द अबव टू द फर्म ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी को शेयर क्या मिलेगा, 1/6 और कैपिटल कितनी लाएगा, 25,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3:1। सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी गुडविल कैश में लाएगा या नहीं लाएगा। दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ शीज शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम। इसको हम क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। इसको हम क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। जो कह रहा है ना इसके हिसाब से निकालना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। Furniture is to be written down by this much. Inventory to be depreciated by 5%. Provision is required for trade receivable at the rate of 5%. Provision would be made for outstanding wages for this. The value of building having appreciated be brought up to this much. The value of investment is increased by this. ये सारा किसका एडजस्टमेंट है बच्चों, रीवैल्यूएशन का। It is found that trade payable includes a sum of ₹1,400 which is not to be paid off. Prepare revaluation account, partners capital account. आप होमवर्क में लिख लो, बैलेंस शीट भी। थर्ड काम क्या करना है, बैलेंस शीट। ठीक है, लिख लिया। तो अब आप क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। फर्नीचर टू बी रिटर्न डाउन बाय 870। बाय 870 का मतलब 870 करना है या 870 से कम करना है, 870 से कम करना है। तो मतलब फर्नीचर 5800 का है, इसकी वैल्यू कितनी कम है, 870। और अगर मैं क्या लिखता, 2870, इसका मतलब क्या होता कि फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई है, 870। फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई है, 870। लेकिन यहाँ 2 लिखा है या बाय लिखा है,
बाय का मतलब फर्नीचर कितने रुपए से कम करना है 870। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो रिवैल्यूएशन के 2 में क्या आ जाएगा, फर्नीचर। ठीक है, रिवैल्यूएशन के 2 में क्या आ जाएगा, फर्नीचर। कितने का, 870। अच्छा, अगर लिखा होता 2870 तब मैं यहाँ कितने का लॉस लिखता, 5800 को 870 करना है तो बच इनका डिफरेंस क्या आता, लॉस आता। इनका डिफरेंस क्या आता, लॉस। लेकिन ये कब होता, जब फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय की बजाय क्या लिखा होता, 2870। 2870 का मतलब क्या होता है, 870 करना है। इस टॉपिक को अलग से एग्जांपल लेकर हम डिस्कस कर लेंगे। इन्वेंट्री को कितना कम करना है, डेप्रिशिएट मतलब 5% कम करना है, तो ये भी 2 में आ जाएगी, 21400 का 5%। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल एट द रेट ऑफ 5% फॉर बैड डेट्स। 35,000 का कितना, डेटर तो इतने के 35,000 के, 34,800 के नहीं है, कितने के, 35,000 के। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कितने का प्रोविज़न बनाया हुआ है, 200। बट ये कह रहा है कितना रिक्वायर्ड है, 5%। तो 35,000 का 5% कितना आता है, 1750। ऑलरेडी कितना है मेरे पास, 200। तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा, 1550। कितना कम करना पड़ेगा, 1550। कितना और बनाना पड़ेगा, 1550। डेटर मतलब डेटर में से प्रोविज़न कम, मतलब और लॉस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस का कितने का प्रोविज़न बनाना है, 1560। तो कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस है जिसको हमें प्रोवाइड करना है, प्रोविज़न बनाना है मतलब प्रोवाइड करना है। तो ये भी लाइबिलिटी बढ़ गई, जीरो की लाइबिलिटी 1560, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, तो क्या हो गया, लॉस। तो ये सारे के सारे क्या है, लॉस। ये 3 लॉस क्यों है, ड्यू टू डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट। ये लॉस क्यों है, ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। इट इज़ फाउंड दैट ट्रेड पेबल इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹1400 विच इज़ नॉट टू बी पेड ऑफ। ट्रेड पेबल में कितने के रुपए देने नहीं है, 1400, जो पे ही नहीं करने हैं। ट्रेड पेबल में 1400 की एक ऐसी अमाउंट इंक्लूड है जो पे नहीं करने हैं। तो लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो ये मेरे लिए फ़ायदा हो गया। तो इधर क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल 1400। ठीक है, और आगे ये मैंने एक बार छोड़ दिया, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएटेड टू बी ब्रॉट अप टू। अप टू का मतलब इतने से बढ़ानी है या इतनी करनी है, बिल्डिंग को इतना करना है। अप टू 29,200 का मतलब इतने से नहीं बढ़ानी है, इतना करना है। तो बिल्डिंग ऑलरेडी है 26,000 और टू बी ब्रॉट अप टू मतलब इतने तक करनी है, तो 3200 बढ़ानी है। तो बिल्डिंग इधर क्या आ गई, 3200 की इंक्रीज। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 450। तो बाय 450 लिखा है, 2 लिखा होता तो उतना करना है। अब यहाँ इतना करना है या इतने से बढ़ाना है, इतने से बढ़ाना है। तो कितना है इन्वेस्टमेंट, 21,400, उसको कितने से और बढ़ाना है, 450। पक्का। अभी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, इसका डिफरेंस किस में जाता, पार्टनर्स कैपिटल में। बट इस अकाउंट में डिफरेंस आया ही नहीं, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। जितने प्रॉफिट हुए थे उतने का ही क्या हो गए, लॉस। अब ये क्वेश्चन जब मैंने बच्चों को टेस्ट में दिया तो भी उनके मज़े हो गए। उन्होंने 2 बार चेक किया वापस। क्यों चेक किया, क्योंकि आदत क्या पड़ी होती है कि कुछ तो आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या क्या आएगा, लॉस। तो अपने ऊपर विश्वास रखना। सर चेक कर लिया तो क्या उनका गलत थोड़ी हुआ, गलत तो नहीं हुआ लेकिन टाइम तो गया। एग्ज़ाम में पूरा पूरा टाइम मिलता है, 12th जैसे नहीं होगा कि क्या है आधा। अच्छा 12th तो तुमने दिया ही नहीं है इस बार, तुम तो प्रमोशन से आए हो। ठीक है, तो 12th तो तुम लोगों ने क्या है दिया ही नहीं है, तुम लोग तो प्रमोशन से आए हो। तो लेकिन तुम्हें 12th में फिर भी टाइम बच जाता है एग्ज़ाम में, लेकिन सीए के एग्ज़ाम में क्या नहीं बचता, टाइम नहीं बचता। तो आपने एक क्वेश्चन चेक कर लिया ना वापस, तो आगे का एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रह गया। तो इसलिए अपने ऊपर ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और क्या, अगला क्वेश्चन करना है। हाँ, टाइम बच गया बाई चांस लास्ट में तुम्हारे पास, तब लास्ट में क्या कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ घर पे कैसे करोगे। 2 तरह के बच्चे होते हैं। बच्चा नंबर 1 जो क्या है दिन भर पढ़ता है और क्या है मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। और दूसरा बच्चा जो क्या होता है, तुमने ऐसे बच्चे हर कॉलोनी में हर शहर में देखे होंगे कि पढ़ते नहीं हैं तब भी क्या आते हैं, मार्क्स आते हैं। और लोग क्या कहते हैं, ये तो इंटेलिजेंट है, ये बिना पढ़े ही क्या ले आता है नंबर। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, तुम किताब मत खोलो और नंबर ला दो, फिजिक्स कर लो बिना। तो पढ़ने की अप्रोच गलत होती है किनकी, पढ़ाकू बच्चों की, जिनको बुक वॉर्म बोलते हैं। वो क्या करते हैं बताओ, सुनो। घर पे एग्ज़ाम में सब करना होगा, लेकिन घर पे इधर क्या लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप अगर नहीं लिखोगे घर पे इसके ऊपर ये हेडिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप भूल जाओगे क्या मैंने क्या बनाया था। इधर आप घर पे कर रहे हो, इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, इधर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। अब आपने इधर रिवैल्यूएशन लिखा नहीं और इधर लिख लिया, तो आप भूल जाओगे क्या मैंने रिवैल्यूएशन बनाया। घर पे तो करके ही देखना है ना, सॉल्यूशन वाली बुक तो है ही तुम्हारे पास,
तो ये घर पे लिखना है क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट? नहीं। और कई कई तो ऐसे होते हैं नालायक, रिवैल्यूएशन में ये थोड़ा सा गलत हो गया तो इसको वाइटनर लगा के बढ़िया कॉपी अपनी बचा के रखते हैं, तो उनका तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो फिर पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, वो तो वाइटनर लगा रहे हैं। और लगता पेरेंट्स को क्या लगता है, बच्चा 2 घंटे तक उठा ही नहीं, पढ़ाई करके उठा है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को सही करके उठा है, पढ़ाई करके थोड़ी उठा है। तो आप प्लीज़ घर पे ये सब नहीं करेंगे। इस टू का मेरे जीवन में कोई रोल नहीं है, ये टू और बाय वैसे ही हैं जैसे कि है, ठीक है। तो इन टू और बाय का क्या रोल है भाई, घर ज़िंदगी में टू और बाय लिखने की क्या ज़रूरत है बताओ। एक टू और बाय मेरे पास भी बैठे हैं इधर, लेकिन तो बच्चों मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये टू बाय क्यों लिखते हैं बच्चे, मुझे नहीं पता। अब ऐसे लिख रहे होते हैं घर पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू बिल्डिंग, टू लैंड, टू ये, तो इन टू का क्या मतलब है, ठीक है। मैं आपको सही से बताऊँ ऑनेस्टली, सबसे पहले अप्रोच बताता हूँ मैं, जो थोड़ा बहुत एक एवरेज बच्चा लगा लेता है, वो टू बाय नहीं लिखता, रिवैल्यूएशन नहीं लिखता, फर्नीचर भी नहीं लिखता, या FUR लिख देता है, INVT लिख देता है, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख के काम करो ना। हमारा अल्टीमेटली क्या मैच होना चाहिए, बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, या हम ये क्यों लिख रहे हैं, ये थोड़ी गलत कर देंगे हम एग्ज़ाम में, हमें तो इन नंबर से मतलब होना चाहिए। तो आप सीधा घर पे बैठ कर जब कर रहे हो तो क्या करो, अमाउंट 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 लिखो। और मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं मैं कैसे करता था। 870 क्या है, सीधा मैं तो कैलकुलेटर अलाउड है ना एग्ज़ाम में, फर्नीचर 870 का क्या है लॉस, ये मेरे कैलकुलेटर में चल रहा है, 870 माइनस में डाल दिया मैंने, ठीक है। इन्वेंट्री 5% जितनी भी आएगी, कितनी है 21,400 का 5% जो भी आएगा कैलकुलेटर पे करके, वो भी किस में रख लूँगा मैं, माइनस में। जब आप फेस टू फेस मिलेंगे तो मैं तुम्हें M+ और M- के यूज़ बताऊँगा। ये माइनस कर दो, प्रोविज़न ट्रेड रिसीवेबल का है ये माइनस कर दो, और ये 1560 ये भी क्या है लॉस, तो ये सब माइनस में चल रहा है। फिर ये बिल्डिंग बढ़ा दी, ये प्लस में कर दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, प्लस में कर दिया, और ये लाइबिलिटीज़। तो मैं तो कैलकुलेटर पे ही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लूँ ना, प्रॉफिट्स को प्लस में रख लो और लॉसेस को क्या कर लो। ये तो तुम्हें पता लग ही रहा है ना कि यार ऐसे क्रेडिट में लिखने से पता लगता है, इसमें प्रॉफिट है ये पता है क्योंकि एसेट बड़ी है, इसमें प्रॉफिट है एसेट बड़ी है, इसमें प्रॉफिट है क्यों, जो लाइबिलिटी कम हुई है, बाकी सब में लॉस है। तो प्लस माइनस करो, और फिर क्या है, मेरा प्रॉफिट 0 आ गया और मैंने बुक से देख लिया 0 आ गया। अब मेरा काम क्या है, दूसरे बच्चों को ख़राब करना। लाइबिलिटी क्या है, कौन सी लाइबिलिटी बड़ी है, ये वाली लाइबिलिटी कम हुई है, प्रॉफिट है ये, हाँ अच्छा हाँ यही वाली, ये लाइबिलिटी कम हुई है और ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या है, मैंने कैलकुलेटर पे कर लिया। अब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे ये दिल्ली में जो रूममेट था वो क्या करता था, ऐसे लिखता रहता था टू बाय और ये वो, और मैं अपना कर करा के क्या उसको ख़राब करता था। मैं 4-5 क्वेश्चन कर लिए और उसको, उसमें बच्चे थे, देखो ख़राब नहीं करना है दोस्तों को, लेकिन क्या है, क्यों लिखें हम, ये टू बाय लिखने के लिए पैदा हुए हैं कि ज़िंदगी में बहुत काम है, रिवैल्यूएशन लिखने के लिए पैदा हुए हैं, रुपीज़ का साइन लिखने के लिए, अमाउंट भी क्यों लिखें अगर कैलकुलेटर से काम चलता है तो। हाँ 2-4 क्वेश्चन लिख कर प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारी स्पीड की क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। उस समय घड़ी लगा करके एग्जैक्टली एग्ज़ाम टाइम में हो रहा है नहीं, बाकी सब इन चीज़ों को लिखते हो और आप लोगों को क्या लगता है कि हम प्रोडक्टिव पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को भी लगता है और पता ही नहीं लगता कि टाइम गया कहाँ चला, और फिर कहते हो कि क्या मार्क्स अच्छे नहीं है, उसने कम पढ़ाई की थी, तो उसने क्या करी थी, स्मार्ट वर्क किया था। और तुमने क्या लिखा था, आउटस्टैंडिंग वेजेस की स्पेलिंग सही लिखी थी, फर्नीचर सही लिखा था, ठीक है। और मेहनती बच्चे तो क्या करते हैं, जिन्होंने कसम खा रखी है कि हमने एसटीसी करानी है जीवन में, इजीली कुछ लेना ही नहीं है, तो वो इसके आगे अकाउंट और लिखते हैं, वो तो इंस्टीट्यूट ही नहीं लिख रहा बेचारा, ठीक है। अब सुनो आगे, अरे सुनो आगे, अब कैपिटल अकाउंट बनाना है, बाय बैलेंस BD, गुडविल का एडजस्टमेंट छोड़ो, बताता हूँ अभी। ये क्या हो गया, कैश लाया था ना वो पार्टनर कैपिटल की, और गुडविल की कैश लाया नहीं, तो अब न्यू रेशो गिवन है कितना, 3:1, ओल्ड रेशो कितना है 3:2। अब गुडविल कैसे निकलेगी, सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल, दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ शी शेयर इन प्रॉफिट। सी का शेयर इन प्रॉफिट और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, इसको हम क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। सी 25,000 रुपये लाया, सी कितने रुपये लाया 25,000, इंटू कितने शेयर के लिए 1/6, यहाँ से भी पता लग रहा है 1/6, तो 25,000 के बेसिस पर टोटल गुडविल कितनी, कैपिटल क्या होनी चाहिए 150, टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 25,000, 1/6 शेयर के लिए है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी 1/6 शेयर के लिए कैपिटल है 25,000, तो टोटल कैपिटल मतलब 1 शेयर के लिए कितनी होगी, 1 शेयर के लिए कैसे निकालते हैं,
इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो 1 × 6 तो कितना हो जाएगा 150। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी कितनी होनी चाहिए 150, और एक्चुअली है कितनी 44 + 36 किसकी कैपिटल है ए और बी की, और 25 किसकी आ गई सी की। तो टोटल कैपिटल है कितनी 105। तो इसके बेसिस पर हम क्या निकालते हैं हिडन गुडविल 45। मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक सुनो। ए और बी कैपिटल है, कितनी कैपिटल लगाकर काम चला रहे हैं 10,000 ईच। इन्होंने सी को 1/3 शेयर के लिए मिलाया, तो उससे भी कितनी कैपिटल मंगवानी चाहिए 10, लेकिन उसने बोला सी बेटा तू 12 लेकर आ। सी कहेगा मैं 12 क्यों लाऊं। ए और बी सी को क्या बना रहे हैं उल्लू, क्या बना रहे हैं सी को, ए और बी सी को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, और क्या बोल रहे हैं कि तुम कितनी कैपिटल ले आओ 12,000। हम तुमसे गुडविल वुडविल का कुछ नहीं लेंगे, गुडविल का क्या होता है, तुम तुम्हारे भाई हो। लेकिन ले लिया या नहीं, कितना ले लिया वो मुझे आपको निकालना सिखाना है। तो सी कह रहा है कि मेरे हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी बनती है 36, और है कितनी टोटल कैपिटल 32। मुझसे 12 मंगवा रहे हो तो टोटल कैपिटल क्या होनी चाहिए 36, और है कितनी टोटल कैपिटल 32। तो गुडविल कितने की आई है 4,000। ये तो आपने रट लिया कि सी के बेसिस पर टोटल कैपिटल निकाल लो और एक्चुअल टोटल कैपिटल कम कर दो। गुडविल कैसे आएगी टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी लेस एक्चुअल टोटल कैपिटल। ये रटना हो गया। अब रीजन समझना ध्यान से। इसका मतलब ये है कि गुडविल का मतलब क्या है, हिडन गुडविल का मतलब, यहाँ पर हिडन मतलब गुडविल की अमाउंट तो बता ही नहीं रहे। ए और बी क्या कह रहे हैं, तुमसे क्या गुडविल लेना, तुम बस कैपिटल भरा ले आओ, लेकिन उससे ज़्यादा तो मंगवा ही लिया है ना उसने। इसका मतलब ए और बी की कम कैपिटल कितनी लगी हुई है 4। ये हिडन गुडविल है, समझना ध्यान से। इस 36,000 में सी की कैपिटल जुड़ी हुई है, यानी 12,000 × 3 किया है तो 36,000 इज इंक्लूसिव ऑफ सीज कैपिटल। 12,000 एक की है तो तीनों की कितनी है 36। तो इसमें अगर सी की कैपिटल हटाओ तो क्या होगा, ए और बी की कैपिटल कितनी होगी 24। अगर मैं 36,000 में से सी को हटा दूं तो ए और बी की कैपिटल कितनी है 24। मैं सीधा ये कहता हूं कि सी के बेसिस पर ए और बी की कैपिटल क्या होनी चाहिए 24, और ए और बी की एक्चुअल कैपिटल कितनी है 20। तो ए और बी कितनी कम कैपिटल से इस फॉर्म को चला रहे थे 4, और कम से क्यों चला पा रहे थे क्योंकि उनकी गुडविल थी हिडन। तो ये 4,000 और ये 4,000 एक ही है, लेकिन इन दोनों में एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ा हुआ है, ऊपर भी सी की कैपिटल एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है। सी की कैपिटल तो डिफरेंस डाल ही नहीं रही ना, नीचे भी किसकी कैपिटल जुड़ी हुई है सी की कैपिटल तो ऊपर में भी है और नीचे में भी है। तो वास्तव में तो कंपेयर क्या हो रही है, ए और बी की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल माइनस ए एंड बी की एक्चुअल कैपिटल। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, ए और बी कैपिटल कितनी है 15, 20, 35,000। सी को इन्होंने कितने कैपिटल शेयर के लिए लाया 20,000, और कितना शेयर था उसका 1/5। तो सी के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी आएगी 1,20,000 × 5/1। इस 1,00,000 में 20,000 तो किसके ही हैं सी के। इस 1,00,000 में तो किसके हैं 20,000 सी के। सी के बेसिस पर ए और बी की कैपिटल क्या होनी चाहिए, खाली ए और बी की 80,000 होनी चाहिए ना। 1,00,000 माइनस 20,000 80,000। ये क्या है ए एंड बीज कैपिटल ऑन सीज बेसिस। ये क्या है ए एंड बीज कैपिटल ऑन सीज बेसिस। अब एक्चुअल में फॉर्मूला तुम्हें क्या बताया जाता है, फर्म की कैपिटल निकालो सी के बेसिस पर, फिर माइनस क्या कर दो ए की भी बी की भी और सी की भी। तो कितना आ गया है 20, 20, 40, 55। तो हिडन गुडविल कितनी आ गई 45। मैं कहता हूँ कि इसमें भी सी के कितने इंक्लूड है 20, और इसमें भी किसके कितने इंक्लूड है 20। तो सी का तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है ना। वास्तव में हमें देखना क्या है, ए और बी की कैपिटल कितनी होती है। अगर सी से 20 मंगवा रहे हैं हम, सी से कितना मंगवा रहे हैं 20, तो ए और बी के भी तो 80 होने चाहिए। सी से अगर 1/5 शेयर के लिए कितना मंगवा रहे हैं 20, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी 1,00,000, और सी का अगर 1/5 है तो ए और बी का कितना है 4/5। तो ए और बी के भी तो कितने होने चाहिए बच्चों
80 होने चाहिए, लेकिन ए और बी ने लगा कितने रखे हैं 35, तो गुडविल कितने की आएगी। तो एक्चुअल में तो कंपेयर ये करना था, हिडन गुडविल का मतलब क्या है, सी के हिसाब से ए और बी की क्या कैपिटल होनी चाहिए, और उन्होंने लगा कितनी कम रखी है, तो बचा हुआ क्या है भाई, ए और बी की एक्चुअल कैपिटल 80 होनी चाहिए। अगर सी से 20 मंगवा रहे हो, सी से 20 मंगवा रहे हो तो 80 होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने 35 से ही काम चला रहे हैं 80 के बजाय, तो 45 क्यों फ़ायदा हो रहा है हिडन गुडविल होने की। तो एक्चुअल में कंपेयर क्या हो रहा है, ए और बी की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल माइनस ए और बी की एक्चुअल कैपिटल। लेकिन हम कर इसको लेते हैं, इसमें क्या होता है, ए बी के साथ ऊपर भी क्या जुड़ जाता है सी, और नीचे भी क्या जुड़ जाता है सी, तो इसका तो इम्पैक्ट क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, रह क्या जाता है, ऊपर भी ए बी की कैपिटल और नीचे भी ए बी की, बट ऊपर कौन सी रहती है ए बी ऑन द बेसिस ऑफ सी, और नीचे क्या होता है ए बी एक्चुअल कैपिटल। लेकिन हम लेते क्या है ए प्लस बी प्लस सी, सी की तो क्या है ऊपर भी जुड़ गई, और नीचे भी क्या लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो सी से सी तो क्या हो रहा है नलीफाई हो रहा है, हो क्या रहा है ए और बी की कैपिटल क्या होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सीज, और माइनस क्या करते हैं जो एक्चुअल है उससे क्या निकालते हैं हिडन गुडविल। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या इंस्टीट्यूट ने बहुत केयरफुली ड्राफ्ट किया इसको इजी बनाने के लिए, आगे क्वेश्चन में मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि ए और बी की कैपिटल क्या है चेंज ही नहीं हुई। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इंस्टीट्यूट ने जानबूझकर नहीं बनवाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ए और बी की कैपिटल फिर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लगने के बाद क्या हो जाती चेंज हो जाती, हो सकता था रिजर्व्स होते तो उसकी वजह से भी क्या हो जाती चेंज। तो ये थोड़ा सा ए बी की कैपिटल थोड़ी क्या होती चेंज, तो थोड़ा क्वेश्चन क्या बनता मुश्किल आगे आएगा, लेकिन एक बार हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने माइंड में बिल्ड किया। अब आगे जब वो क्वेश्चन आएगा उस समय हिडन गुडविल की और बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो चेंज हुई नहीं सर, गुडविल की वजह से तो होगी ना, ये देखो, अरे ये तो नालायक बाद में पता लगा है ना मुझे, गुडविल की एंट्री तो कब आएगी जब गुडविल की वैल्यू पता लगी मुझे यहाँ पर, तो जब मैं गुडविल की ये वैल्यू निकाल रहा हूँ उस समय तक ये एंट्री थोड़ी थी मेरे पास, ये तो आंसर छपा हुआ आपके सामने। आपने गुडविल की वैल्यू निकालते समय इसकी कैपिटल कितनी ली 44 और 36, ये क्यों नहीं ली, क्योंकि ये तो तब पता लगा जब गुडविल की वैल्यू पता लगे, लेकिन रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन तो बिना गुडविल की वैल्यू के भी पता लग जाते हैं ना, रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन, ये तो मुझे कब पता लगा जब गुडविल की वैल्यू पता लगी, तो ये तो अभी था ही नहीं, तो यही रह गई। लेकिन रिजर्व्स और होते तो हिडन गुडविल थोड़ी क्या होती कॉम्प्लिकेट, वो हम करेंगे नेक्स्ट के क्वेश्चन में। एक बार मोटा मोटी समझ में आया ना हिडन गुडविल कहाँ की, बैलेंस शीट बना के देखना बच्चों घर पे, बाकी क्लास नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।